हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण PYQ सीरीज का ये अगला वीडियो और ये 40वां वीडियो है। इसके पहले हम 39 वीडियो लगभग कर चुके हैं जिसमें हमने PYQ सीरीज के क्वेश्चंस को कवर किया है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, यानी एनवायरमेंटल डैमेज को आप प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप वनों की कटाई करेंगे, आप इंडस्ट्री और अधिक लगाएंगे तो ये तो नहीं होगा। भूमि का भराव करेंगे तो ये भी एक तरीका नहीं है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप रिड्यूस कर सकते हैं, कम उपयोग करें सोर्सेस का, यानी जितना यूजफुल है। रीयूज आप करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकिल करें चीजों का। तो यही जो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ओजोन होल इज आ, ओजोन छिद्र क्या है। ओजोन जो परत है उसमें ऐसा थोड़ी कि कोई एक छेद उसमें दिखाई देता है ऐसा दूर से। उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व तो बहुत कम हो जाता है, बहुत पतली लेयर हो जाती है, उसको हम ओजोन छिद्र बोलते हैं। तो ओजोन परत का जो विनाश है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन होल। ये आपको याद रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। Which human activity can decrease the oxygen level present in the atmosphere? तो मानव की किस गतिविधि द्वारा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। तो आपको बताना है इसके बारे में। तो मानव की ऐसी कौन सी गतिविधि है जिससे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जानवरों का शिकार करने से, खुदाई से, पेड़ लगाना। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन कम होगा किससे, कि पेड़ पौधों को हम काम कटाई कर देंगे। तो डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीजन लेवल कम होने का। आगे हम देखते हैं, पर्यावरण के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का सहयोग क्या कहलाता है। फिर से देख लेते हैं, द कॉपरेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल बाय एनवायरमेंट। इसको बोला जाता है वहन क्षमता या प्रेशर कैपेसिटी। क्या होता है कि एक मान लीजिए हमारा पर्यावरण है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, तो वो एक निश्चित एक संख्या को सहन कर सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक जगह कितने लोग रह रहे हैं, मान लीजिए 1 करोड़ की आबादी रह रही है एक छोटे क्षेत्र में। अब इतनी उसकी मान लीजिए क्षमता है, वहां 2 से 3 करोड़ लोग होंगे, तो वहां तरह तरह की समस्याएं आएंगी। वहीं एक ह्यूमन वाली समस्या तो अलग ही है, आतंकवाद, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ सोर्सेस कम हो जाएंगे, वहां बीमारियां फैलेंगी, इससे उनकी नंबर फिर वापस क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो जितना एक एनवायरनमेंट जो है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या जो है सहन कर सकता है या कोऑपरेट कर सकता है, उसको बोला जाता है उसकी वहन क्षमता। आगे हम देखते हैं, प्राइमरी स्तर पर जो है ईवीएस शिक्षण है किस पर आधारित रहता है। प्राइमरी लेवल पर ईवीएस टीचिंग जो है, क्या केवल थ्योरी रहती है या थ्योरी कम प्रैक्टिकल रहता है। तो प्रैक्टिकल जैसे जो वर्ड हैं वो हम प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं करवाते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं सेकेंडरी में। हम किस तरह से पढ़ाते हैं, थ्योरी कम एक्टिविटी। कम का मतलब लेस नहीं होता है यहाँ पर, मतलब इसके साथ साथ। तो थ्योरी कम एक्टिविटी यानी एक्टिविटी रहेंगी बहुत सारी और उसके साथ साथ थ्योरी का भी समावेश उसमें रहेगा जब हम पढ़ाते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का शिक्षण करते हैं। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष में कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। आप इनका नाम बहुत ज्यादा आपने सुना होगा कि बेंजामिन ब्लूम जो है, इन्होंने जो सीखने का तरीका बताया है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, और सीखने के 3 स्तर में बांटा है कि 3 पक्ष होते हैं सीखने के। और वैसे सिंपल भाषा में बात करें तो 3H का कॉन्सेप्ट इन्हें दिया है, यानी जो है हैंड हार्ट हैंड और हेड, हार्ट हैंड एंड। तो ये तीन जो है, 3H जो दिए हैं कि 3 तरीके से बच्चे जो है सीखते हैं, और इस तरह सीखते हैं यदि तो वो नहीं भूलते। हार्ट का मतलब होता है, इनको यही बोला जाता है कि दिमाग और दिमाग और हैंड को हाथ और पैर में रख लिया जाता है, दोनों में शामिल है। यानी बच्चे जो है कोई चीज जो है सीखने के स्तर पर दिमागी रूप से सीख लें, उसको फील कर पाए, और साथ में उनकी एक्टिविटी मूवमेंट भी शामिल है, फिजिकल एक्टिविटी, तब वो जो है इस तरह से सीख लेते हैं। इसी को 3 पक्ष जो बांटा गया है, एक बोला गया है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का क्या मतलब है, यहाँ पर कौन सा, हेड दिमाग वाला पोर्शन जहाँ पे काम करता है।
वहीं पर दूसरा आता है भावात्मक। भावात्मक, भावात्मक में आपका अफेक्टिव और दिल आ जाता है, यानी फील करने वाला। और तीसरा आ जाता है आपका क्या, साइकोमोटर आपका आ जाता है, यानी तो इसको जो है संवेदी गामक भी बोलते हैं, संवेदी स्तर भी बोलते हैं, और पेशीय भी बोलते हैं इसको। तो और इंग्लिश में साइकोमोटर है, तो आप समझ जाएंगे, जिसमें हमारे बॉडी मूवमेंट्स जो है काम में आते हैं। और प्रश्न में क्या पूछा है कि भावात्मक, यानी ये जो दूसरा पक्ष है, इसके अंतर्गत कई जो है उन्होंने कॉम्पिटेंसी बनाई है कि बच्चा किस तरह से सीखता है। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, इसमें जो नॉलेज है वो शामिल नहीं है, क्योंकि नॉलेज जो है संज्ञानात्मक जो स्तर है उससे संबंधित है। भावनात्मक से मैं बताऊं तो इसमें अनुक्रिया, आग्रहण और व्यवस्थापन, ये जो है तीनों शामिल होते हैं। अब आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि बेंजामिन ब्लूम ने जो है भावात्मक जो देश हैं, स्तर हैं, इसके किस किस तरह से चरण बताए हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा, जैसे अभी क्या पूछा है, आपने देखा होगा व्यवस्था, आपका ये जो आग्रहण है, और ये चीजें जो है आपके ऑप्शन में थी। तो इसको मैं स्टार्टिंग से आपको बता दूं, आग्रहण का मतलब होता है बच्चे जो सीखते हैं सबसे पहले भावनात्मक रूप से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है, उसको ये बता दिया जाए कि जो है अच्छे बच्चे जो है रोते नहीं है, है ना, हम भी सिखाते हैं यही। तो ये क्या है, वो रिसीव कर रहा है। अब रिस्पॉन्डिंग का मतलब है, यदि कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसे मान लीजिए कि कहीं कोई उसे डांट रहा है, तो थोड़ा सा उसे अंदर से लगेगा कि उसे रोना नहीं है, तो वो क्या हो गया, उसका अनुक्रिया हो गया। अब आगे देखते हैं वैल्यूइंग, मतलब अब धीरे धीरे वो उसमें वैल्यू डेवलप हो गई है कि वो क्या करेगा, रोएगा नहीं। समझ गए हैं कि उसे हमेशा याद आएगा अलग अलग परिस्थितियों में। इसके बाद अवधारणाएं डेवलप हो जाती हैं, यानी बहुत सारी वैल्यू यदि डेवलप हो गई, अब उसे ये आ जाता है कि किस स्थिति में कौन सा वैल्यू जो है यूज करनी है ना, यानी उसे मान लीजिए कि कहाँ पर उसे रोना नहीं है, लेकिन कई सारी ऐसी स्थिति हैं जहाँ जहाँ उसे रोना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि किस स्थिति पर नहीं रोना है। और आगे जो है यही व्यवस्थाएं बन जाती हैं। और इसके बाद ये जब उसके चरित्र में आ जाता है, तो वो उसका चरित्र, यानी एक बच्चा जो है लगातार जल्दी वो शांत रहता है, उसका शांत जैसा चरित्र हो जाता है। तो ये चीजें जो है ये भावनात्मक स्तर में आता है। बेंजामिन ब्लूम ने जो है ये आपका वर्गीकरण किया हुआ है। तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जो है, एंटीबायोटिक क्या है, एक पेनिसिलिन एक दवा है, बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है। तो बैक्टीरिया के खिलाफ क्या होता है, कोई भी एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया का जब आक्रमण होता है हमारे शरीर में, तो ये सेल वॉल को नष्ट कर देता है। सेल वॉल को नष्ट कर देगा, तो ये जो बैक्टीरिया बचे वो क्या हो जाएंगे, कमजोर। यदि कमजोर हैं, तो इतना तो हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वही इन बैक्टीरिया को क्या कर देगा, नष्ट। तो जो एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन, बैक्टीरिया की सेल वॉल, यानी उसकी कोशिका भित्ति को क्या कर देता है, नष्ट कर देती है। तो ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट विल द सेल वॉल, सेल वॉल जो है उसकी खत्म कर देता है, या उसकी प्रक्रियाओं को रोक देता है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं। उच्च तापमान और आर्द्रता की स्थितियों के कारण दिन के समय मौसम काफी असहनीय हो जाता है। इसे आमतौर तौर पर इस रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि ये जो इसका सही उत्तर है अक्टूबर की गर्मी। क्या होता है, मानसून के बाद जो है वातावरण में नमी भी बहुत अधिक रहती है, और धूप भी बहुत ज्यादा होती है। धूप का मतलब गर्मी से है मेरा तात्पर्य। अब गर्मी बहुत है, नमी भी है, तो मौसम चिपचिपापन जैसा हो जाता है। आपको पता होगा उस समय कूलर पंखे काम करना बंद कर देते हैं। इसे क्या बोला जाता है, इसे अक्टूबर की हीट बोला जाता है। तो ये इसका उत्तर जो क्या सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने शरीर पर जो है सफेद धारियों वाला एक मांसाहारी अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इसके पाने की कहाँ संभावना है, यह जानवर किस क्षेत्र में पाया जाएगा। धारियों से याद आएगा आपको कि बाघ, शेर, तेंदुआ, जो है शेर पे तो नहीं रहती हैं, तेंदुआ। तो इस तरह के जो जानवर हैं जो शिकार करते हैं, तो ये जो जानवर हैं हमेशा हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में नहीं पाए जाते हैं, ना ही ध्रुवी में, ना ही ये ओशन में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वनों में
ये जानवर मांसाहारी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो है ग्रीन हाउस गैस भी है और साथ साथ में ओजोन परत को नुकसान भी पहुंचाती है। ग्लोबल वार्मिंग फैलता है इससे। समताप मंडल में कौन से रेडिकल उत्पन्न करते हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं? तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, यदि पता है, CCl2F2, यानी इसमें क्लोरीन बहुत ज्यादा रहता है। इसका सही आंसर क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो है क्लोरीन जो उपस्थित रहता है, ओजोन परत को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और CFC आपको पता होगा, हमारे घरों में यूज होने वाले जो AC हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, इनसे जो है इसका उत्सर्जन होता है। आगे हम बढ़ते हैं। कौन सा जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया बोला जाता है? मतलब क्या करता है? तेल खाता है और जो समुद्र में फैले तेल को साफ कर देता है। आपको पता है समुद्र की गहराइयों में जो जीवाश्म ईंधन रहता है, उससे पेट्रोलियम भी निकलता है, ऑयल भी निकलता है। तो वो तो पानी में फैलते रहना चाहिए, लेकिन वो इस बैक्टीरिया द्वारा जो सरफेस में आता है उसको वो खा लेता है बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया को जाना जाता है एल्केनी वोरेक्स। तो इसको आपको याद रख लेना है। एल्केनी वोरेक्स नाम से एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है? समुद्रों में तेल खाता है, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया के नाम से इसे हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो क्षेत्र है, ये आपको पता होगा, खनिज ईंधन ईंधन की दृष्टि से जो है बहुत समृद्ध क्षेत्र है। खनिज बहुत पाया जाता है। मुंडा और संथाल जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। किस पेड़ की ये पूजा करते हैं? तो ये हमारा इसका प्रश्न हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है महुआ और जो कदम्ब का पेड़ है। आपने सुना होगा कदम्ब का पेड़, और महुआ तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये जो है इस वृक्ष की वो पूजा करते हैं। जनजातियों में अलग अलग प्रसिद्ध देवी देवता रहते हैं और पेड़ भी रहते हैं, महुआ और कदम्ब पेड़। मुंडल संथाल विद्रोह भी आपने जानते होंगे, उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे। जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद जो है हमारे देश की आजादी के लिए संग्राम हुए थे, तो ये जनजातीय विद्रोह कहलाते हैं। जनजातियों द्वारा किए गए जो है ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो है योगदान। मुंडा विद्रोह भी हुआ है, संथाल विद्रोह हुआ है, और इसी क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार। और ये किस क्षेत्र में आता है? आपका झारखंड क्षेत्र में आता है और वेस्ट बंगाल क्षेत्र में ये आता है, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी रहवासी जीव को प्रभावित किए बिना जब एक जीव लाभ लेता है, दो जीव हैं, एक जीव इससे लाभ लेगा लेकिन इसको ये प्रभावित नहीं होगा उससे, तो ये क्या कहलाएगा? इसको बोला जाता है सहभोजी बोला जाता है। आपको सहभोगी या सहभोजी भी कहा जाता है इसको। इसका सिंपल एक एग्जांपल है कि जब ये कोई जानवर है, जैसे भैंस ही है और उसके ऊपर बैठा हुआ बगुला, बगुला इससे जो है लाभ ले लेता है, लेकिन भैंस को इससे कोई लाभ नहीं मिलता है, ना ही हानि रहती है। तो एक जो है क्या करता है, बगुला जो है भैंस से जो कीड़े रहते हैं वो खा लेता है। तो ये क्या कहलाते हैं? सहभोगी का एग्जाम्पल है। बाकी सहजीवी तक आपको पता है, लाइकेन हो गया, लाइकेन में कवक और शैवाल रहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। DRDO आपको पता है, हमारा जो है भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान जो दिल्ली में है, कितने प्रौद्योगिकी समूहों में समूहीकृत किया गया है? तो इसका पूछा है, क्लस्टर्स पूछा है। यानी DRDO अकेले काम नहीं करता है, इसने अपने 5 क्लस्टर बना रखे हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। और इतना डिटेल में जानने की नहीं है, सिर्फ ये जान लीजिए कि इसके 5 क्लस्टर हैं। DRDL है, और इसके RCI है, ASL है, और BRL है, और ITR है। इसके अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे एक करेगा डिफेंस रिसर्च का काम, एक जैसे कोई मिसाइल बनाएगा उसका वो करेगा, परीक्षण करेगा। इस तरह अलग अलग काम है, इतना हमें टेक्निकल नहीं जाना है। हमें जानना है कि 5 इसके क्लस्टर हैं। DRDO अकेले काम नहीं करता है, 5 संस्थाएं बना रखी है जो अलग अलग कामों को देखती हैं DRDO। बस इतना ही, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षुद्र ग्रह से नमूना एकत्र करने वाला US का एक मिशन है? US का मतलब यूनाइटेड स्टेट
अमेरिका, अमेरिका का मिशन है। क्षुद्र ग्रह यानी जो एस्टेरॉइड होते हैं अंतरिक्ष में, उसका हमें एक सैंपल लाना था। उसके लिए एक मिशन बनाया था यूएसए ने, और इसका नाम जो है ये है आपका ओरिसिर एक्स, ओसिरिस एक्स। तो ये आपको याद रख लेना है, और इतना ही आपको याद रख लेना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका टफ कैटेगरी का क्वेश्चन कहला गया। इतना डिटेल नहीं कोई पढ़ता है। आप एज अ फैक्ट याद रख लीजिए कि दोबारा आए तो आपसे ये बन जाना चाहिए। तो ओसिरिस रेक्स जो है, REX, ये आपका मिशन है कहाँ का? यूएसए का। आगे देखते हैं हम। पौधों में वजन के हिसाब से लगभग कितने परसेंट पानी होता है? पौधों में जो है वजन के हिसाब से जो है, ये पौधा है, इसमें जो पानी की मात्रा रहेगी वो रहती है आपकी 80 से 90% तक। एक क्या रहता है इसमें? पानी रहता है, याद रख लेना है। वहीं बात करें मानव की, तो मानव में जो है पानी की मात्रा रहती है आपकी 60 से 65% तक। एक मनुष्य में पानी की मात्रा इतनी रहती है। और बात करें पेड़ों की, तो 80 से 90% रहती है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी को क्या कहा जाता है? अब ये बहुत इजी कैटेगरी का एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। इसको पृथ्वी की ढाल कहते हैं, पृथ्वी की सतह बोलते हैं, पृथ्वी की छाया, या पृथ्वी की त्वचा। तो स्किन बोला जाता है। तो जैसे पृथ्वी है, उसमें ऊपर क्या रहती है? मिट्टी रहती है। एक प्रकार से क्या कहेंगे हम? स्किन कहेंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्किन ऑफ अर्थ बोला जाता है आपको सॉइल को। आगे हम बढ़ते हैं। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब खेला गया था? तो ये जो है वनडे विश्व कप है। पहला विश्व कप आपका खेला गया था, इंग्लैंड में खेला गया था। और इसमें जो विनर था वो था आपका वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, आप अच्छे से टीम जानते होंगे। ये कौन था विनर? और इसने ऑस्ट्रेलिया को क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और ये 1975 में खेला गया था इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में कौन से मैदान पर? लॉर्ड्स का मैदान पर खेला गया था। बस इतना ही याद रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। इमर्जिंग इंडिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड रिफॉर्म्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नहीं है, इसके उत्तर जो है विमल जालान है। एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें इंडिया नाम से एक जो इसमें इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रिफॉर्म जो हुए हैं अभी तक हमारे, कब से स्वतंत्रता से लेकर अभी तक, उन सब की चर्चा की है। और बिमल जालान ने ये बुक क्या की है? इसके लेखक हैं। हम आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वह है कोलकाता में है। पटसन एक रेशे वाली फसल है, जैसे आप जूट नाम सुना होगा, और पटसन इसका इसका जो है एक साथ ही नाम लिया जाता है, क्योंकि एक जैसी फसलें हैं। इनसे क्या बनते हैं? इनसे जैसे सुतली बन जाती हैं, आपकी रस्सियां बन जाती हैं, बोरे बन जाते हैं, कागज भी बन जाते हैं, और कुछ सस्ते जो है कपड़े भी बन जाते हैं कुछ प्रकार के जो है। तो ये आपको याद रख लेना है। पटसन बोर्ड का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। आगे देखते हैं, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी। तो जो तीरंदाजी है वो भूटान का, जिसकी राजधानी थिम्पू है, उसका जो है राष्ट्रीय खेल है। वहीं भारत का आपको हॉकी याद रख लेना है। भारत का आ जाए तो हॉकी है। आगे हम देखते हैं, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना पद्धति का प्रयोग करते समय शिक्षक को क्या सुनिश्चित करने की आवश्यकता है? यानी उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के साथ कड़ियां जोड़नी होंगी, बिल्कुल। करिकुलम क्या है? ये हमारा एनसीईआरटी तय करती है। और सिलेबस भी जो है हमें हमें दिया जाता है। तो करिकुलम का एक छोटा पार्ट होता है सिलेबस, करिकुलम को पूरा करने के लिए हमें दोनों को क्या है, लिंक करना है प्रोजेक्ट में अपने। तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं। अधिनायकवादी सीखने के माहौल को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। अधिनायक का मतलब क्या होता है? तानाशाही। तो ये तो कहीं होगा ही नहीं हमारे। सुनिश्चित करें कि शर्मीले अंतर्मुखी आगे ना आए। ऐसा तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। इवन जो नहीं आगे आ रहे हैं उनको भी थोड़ा हमें आगे लाना होता है। आगे एक बहुत ही स्पष्ट समय योजना की आवश्यकता होगी। स्कूल की समय सारणी से मेल नहीं खानी चाहिए। तो देखिए ये भी एक कैसा सवाल है? आपका इजी कैटेगरी का कॉमन सेंस बेस्ड एक क्वेश्चन है। आसान प्रकृति का सवाल है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पर्यावरण अध्ययन में कौन सी अधिगम की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी है? अधिगम मतलब सीखने की। ईवीएस में हम जो है सीखने की सबसे अच्छी कौन सी प्रक्रिया है? इंडोर है मतलब अंदर हम रहेंगे क्लासरूम के, घर में हम सीखेंगे, आउटडोर में सीखेंगे, या हम केवल सुन करके? तो सबसे ज्यादा सीखना। अब ऐसा नहीं कि बाकी प्रक्रियाएं जो है प्रभावी नहीं है, पूछा क्या है, अधिक प्रभावी है। तो जो आउटडोर प्रक्रिया रहती है सीखने की, बहुत अधिक प्रभावी रहती है। जैसे आप कहीं फील्ड ट्रिप में ले गए हैं, घूमने ले गए हैं, इमारत इमारत दिखाने, नदी दिखाने ले गए हैं, है ना? आप किसी गार्डन में ले गए हैं, अब गार्डन में ले जाकर आप पौधे दिखा रहे हैं ना, फूल दिखा रहे हैं, वो क्या है, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, और ये विधि क्या है, बहुत अधिक प्रभावी भी है पर्यावरण अध्ययन में। आई होप जो है आपको समझ में आ रहा होगा। और मुझे शायद यदि आपको स्लो लग रहा हो कि मैं स्लो समझा रहा हूँ, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे, और यदि आपको प्रॉपर आ रहा है तो आप कंटिन्यू रखिए। आगे देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल लर्निंग रिसोर्सेज। संस्थागत शिक्षण संसाधन में क्या शामिल है? संस्थागत मतलब कोई एक ऐसी संस्था है जो शिक्षण कार्य करेगी। संस्था का मतलब उसका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन है, वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, और वो मान्य भी है हर जगह। तो पहले बाकी ऑप्शन दे लिखते हैं। नदी, तालाब, जंगल, तो ये तो नहीं होंगी, ये कोई संस्थाएं नहीं है। समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो। अब देखिए, इनसे हमें सीखने को तो मिलता है, शिक्षण संसाधन तो है ये, कि हम टेलीविजन रेडियो से सीख सकते हैं, लेकिन ये संस्थागत नहीं है। ये ऐसे नहीं कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है किसी ने, हर जगह इसका सर्टिफिकेट मान होगा, डिग्री मान होगी, या स्किल हम सीख ही जाएंगे, तो ये संस्थागत नहीं है। पूछा क्या है, कौन सा है? कलम, कुर्सी, बढ़ई, तो सबसे सही है हमारा बैंक, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। बैंक, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज भी आ जाएंगे। यहाँ लोग ट्रेनिंग भी लेने आते हैं, अपने प्रैक्टिकल करने आते हैं हॉस्पिटल में। तो बैंक, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी क्या है, संस्थागत शिक्षण संस्थान के अंतर्गत ये आएंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन की मोटाई किन इकाइयों में दी जाती है? डॉप्सन यूनिट कहा जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ओजोन जो कि आपका समताप मंडल में 12 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है, इसकी ऊंचाई हमें नापना है। इसकी यूनिट क्या कहलाएगी? डॉप्सन कहलाएगी। ये याद रख लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आयोग ने यही प्रश्न 16वां प्रश्न पूछा है, यही आपका 26वां। आयोग भी एक ही सेट में रिपीट कर देता है, ऐसा भी हुआ है आयोग के साथ। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसका कौन सा भाग जो है ओजोन के साथ अभिक्रिया करता है? क्लोरीन वाला भाग। हमने इसे देख ही लिया है पहले ही, ये हमारा सही उत्तर हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू कब किया गया? इस वर्ड पे आपको फोकस करना है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपका 1987 में हुआ है। वही ओजोन परत देखा गया था 1985 में। ये क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। अब लागू कब हुआ था? 1987 में तो हुआ है, 1989 से इसे लागू करना स्टार्ट कर दिया गया था। 1988 में क्या हुआ है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और था क्या इसमें, जो है बताया गया कि ओजोन को जो उत, उत्पाद जो हैं नुकसान पहुंचाते हैं, किसको? ओजोन को, उनका हमें कम से कम यूज करना है, या हमें कम से कम उनको उत्पादन करना है, जो चीजें ओजोन को नुकसान पहुंचाती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान क्या है? तो ये क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ाता है, और ओजोन को भी ये नष्ट करता है। तो इसके लिए क्या है? हमारे दोनों उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हैं इसके लिए। आगे हम देखते हैं। सतत पहलू से तात्पर्य निर्देशों की शुरुआत से ही विभिन्न पहलुओं पर शिक्षार्थियों की प्रगति के आकलन से है। अब आपको पता होगा CCA आपका कहलाता है, CCE कहलाता है कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंटिव इवैल्यूएशन। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, कॉम्प्रिहेंटिव का मतलब होता है आपका व्यापक और मूल्यांकन। तो यहाँ पर थोड़ा सा आयोग ने गलती ये करी है कि सतत का मतलब होता है लगातार जो मूल्यांकन होता रहता है, और क्या लिखा है इसमें? शुरुआत से ही विभिन्न पहलुओं पर प्रगति का आकलन से है, इसका मतलब ऐसा नहीं है। ये व्यापक का मतलब होता है। व्यापक का मतलब क्या है? कि हर एक पक्ष को हम क्या करें, उसमें शामिल कर लें, हर एक पहलू को, तो वो व्यापक कहलाता है। सतत क्या कहलाता है? जो लगातार कर ले। तो ये जो है आयोग द्वारा ये गलती की गई है। यदि इसका प्रश्न था सतत मूल्यांकन,
तब तो इसका क्या होगा, रचनात्मक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन एक प्रकार का रचनात्मक मूल्यांकन है कि लगातार हम असेसमेंट उसका करते रहते हैं। व्यापक की बात आएगी कि विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करना है, तब हम क्या बोलेंगे उसको, प्लेसमेंट इवेल्युएशन या स्थानन मूल्यांकन हम उसे बोला जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है ये, और ये आपके लिए आज का होमवर्क है कि वार्षिक परीक्षण या इकाई परीक्षण किस प्रकार के आकलन का उदाहरण है। यानी आपका एनुअल टेस्ट जो होता है या यूनिट टेस्ट जो होगा, किस प्रकार का जो है मूल्यांकन ये माना जाएगा। इसका उत्तर जरूर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना। तो ये आपके ऑप्शन है चारों, आदर्श, मानदंड, आदर्श। आपको बताना है कौन सा सही उत्तर है। और आज के लिए इतना ही। आई होप जो है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। पसंद आती है तो जरूर आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए जो भी आपके सजेशंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।